नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय 6 और इसमें क्लास 10th में अध्याय 6 है नियंत्रण एवं समन्वय। जीव विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा अध्याय है नियंत्रण एवं समन्वय। अब नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है इसको समझने के लिए यहाँ पर हम इसको विशेष प्रकार समझेंगे। देखिए, तंत्रिका नियंत्रण न्यूरॉन कंट्रोल शरीर में सूचना का प्रसारण विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में होता है। तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये न्यूरॉन हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली एक कोशिकाई है जिसको हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। और ये क्या काम करती है? बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, लेकिन प्रभाव अल्पकालिक होता है। इसका प्रभाव तो अल्पकालिक होता है, नहीं, इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। यह विशिष्ट अंगों या ऊतकों तक ही सीमित रहता है। यह विशिष्ट अंगों और ऊतकों में ही कार्य करता है और विशिष्ट ऊतकों और अंगों में ही रहता है। सब जगह ये तंत्रिका तंत्र नहीं रहता है ना। अब इसका तंत्रिका जो तंत्र होता है इसकी संरचना हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो तंत्रिका की संरचना है वो कैसे है, यानी कि इसमें द्रुमिका पाई जाती है और द्रुमिका और बीच में कोशिका काई पाई जाती है। फिर तंत्रिकाक्ष इस प्रकार से पाई जाती है और पीछे की तरफ पूंछ पाई जाती है, जिनको तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो आगे एक बड़ी संरचना है उसको द्रुमिका कहते हैं और बड़ी संरचना में ये छोटी छोटे इस प्रकार से इसके छोटे छोटे पादाब निकले हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? सूचनाओं को कंट्रोल करते हैं, सूचनाओं को लेते हैं, जिनको द्रुमिका कहते हैं, है ना। और फिर इसको भेजने के लिए एक ऐसी जिसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं और द्रुमिका के द्वारा सूचनाओं को लेकर ये कोशिका काई की ओर भेजते हैं। यहाँ पर एक केंद्रक होता है और तंत्रिकाक्ष के द्वारा सूचनाएं आगे की ओर भेजी जाती है और अगली तंत्रिका में पहुँच जाती है, जो तंत्रिका का अंतिम सिरा जो होता है। अब रासायनिक समन्वय एवं हार्मोन्स के बारे में यहाँ पर हम ये देखें तो शरीर में सूचना का प्रसारण रासायनिक पदार्थों या हार्मोन द्वारा होता है और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं और रक्त के माध्यम से लक्ष्य अंगों तक पहुँचते हैं। रक्त के द्वारा ही जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है उस जगह पर ये लक्ष्य अंगों तक पहुँच जाते हैं। ये धीमी गति से कार्य करता है लेकिन प्रभाव दीर्घकालिक होता है। देखो, तंत्रिका नियंत्रण अलग चीज़ है, रासायनिक समन्वय हार्मोन अलग चीज़ है। हार्मोन में क्या करता है कि गति इनकी धीमी गति होती है, लेकिन तंत्रिका कार्य किसे करता है? तीव्र गति से करता है, लेकिन इसका प्रभाव कब अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन ये धीमी गति करते हैं लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो दीर्घकालिक होता है। ये पूरे शरीर में फैल सकता है और व्यापक प्रभाव डाल सकता है, यानी धीरे धीरे हमारे शरीर में गति करेगा और रक्त के द्वारा जहाँ लक्ष्य अंग होंगे वहाँ तक पहुँचेगा, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो तंत्रिका नियंत्रण और हार्मोन्स में अंतर डिफरेंस समझाया गया है ना। तो यहाँ पर देखो एक नली दी गई जिसको रक्तवाहिका बोला गया है। रक्तवाहिका क्या करती है? लक्ष्य कोशिकाओं तक हार्मोन्स को अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स ले रही है और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स लेने के बाद में हार्मोन्स को नलिका के अंदर प्रवाहित करते हुए लक्ष्य अंगों तक पहुँचा रही है। यानी इनकी गति तो धीमी है लेकिन जो इनका कार्य है वो बहुत दीर्घकालिक तक रहता है। जबकि तंत्रिका कोशिका में क्या होता है कि तीव्र गति से कार्य करती है तंत्रिका कोशिका, जो संवेगों को और आवेगों को और सूचनाओं को लेने में तीव्र गति से सूचनाओं को लेती तंत्रिका कोशिका। और लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ अल्पकालिक तक होता है, कुछ समय के लिए। जैसे कि हमें कुछ गर्म महसूस हो रहा था, हम यदि वहाँ से हाथ हटाएंगे तो वह अचानक हमें वहाँ से हाथ हटाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में तंत्रिका और हार्मोनल नियंत्रण में अंतर हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर विशेषताएं लिख लेंगे। सिग्नल का प्रकार, फिर गति, अवधि, लक्ष्य और माध्यम। इधर तंत्रिका नियंत्रण हम समझेंगे। सिग्नल किस प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेगों के रूप में सिग्नल होते हैं और गति इनकी तीव्र होती है, अवधि इनमें अल्पकालिक होती है और लक्ष्य विशिष्ट अंग या ऊतक इनके लक्ष्य होते हैं और माध्यम तंत्रिका तंतुओं द्वारा ये पहुँचाए जाते हैं। ठीक है। इनके जो सिग्नल होते हैं तंत्रिका तंतुओं द्वारा आगे पहुंचाए जाते हैं। अब हार्मोन नियंत्रण में क्या होता है? सिग्नल का प्रकार जो होता है वो रासायनिक रूप में होता है सिग्नल का प्रकार, और इनकी गति बहुत धीमी होती है लेकिन अवधि जो होती है वो दीर्घकालिक होती है। बहुत दीर्घकालिक इस अवधि तक ये कार्य करती है। लक्ष्य होता है इनमें
व्यापक या पूरे शरीर में ये कार्य करते हैं। और माध्यम इनका होता है रक्त के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं हार्मोन्स। अब यहाँ पर एक टिप्स दे रखी है कि टॉपर्स नोट्स, यह एक हाई स्कोरिंग चैप्टर है। डायग्राम्स और तंत्रिका और हार्मोनल नियंत्रण के बीच अंतर पर ध्यान दें। यानी कि तंत्रिका कोशिका और जो हमारा हार्मोनल नियंत्रण है, उन दोनों के अंतर को हमें समझना है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तंत्रिका आवेग त्वरित होते हैं और हार्मोन धीमे होते हैं। तो तंत्रिका आवेग होते हैं वो कैसे होते हैं? त्वरित होते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? धीमे। अब सजीवों में नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई? तो पर्यावरण में बदलाव की अनुक्रिया। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जो भी पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति वो क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं, है ना। तो प्रकाश, ऊष्मा, स्पर्श, इनके द्वारा ये उद्दीपन के प्रति कार्य करते हैं सभी सजीव। उद्दीपन के प्रति सजीवों की प्रतिक्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि उद्दीपन के प्रति सजीवों की जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि प्रकाश, ऊष्मा, स्पर्श, इनके प्रति उद्दीपन में परिवर्तन होता है। इन उद्दीपन के प्रति जो सजीवों की प्रतिक्रिया होती है उसको अनुक्रिया कहते हैं। तो रिस्पॉन्स कहते हैं। उदाहरण के लिए तेज रोशनी में आंखें बंद करना, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटाना, ये नियंत्रण और समन्वय एवं सुसंगत प्रणाली के माध्यम से होता है। यदि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय नहीं होगा तो यदि हम आग के ऊपर भी हाथ रखेंगे तो हमें जलने का अनुभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सजीवों में नियंत्रण की आवश्यकता को, कि सबसे पहले जो उद्दीपन होता है वो पर्यावरण में परिवर्तन को दर्शाता है। और उद्दीपन जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा और स्पर्श के प्रति हम उद्दीपन की क्रिया करते हैं। और जीव का जो शरीर होता है वो उद्दीपन की प्रतिक्रिया करता है। और इस अनुक्रिया को उचित गति जो मिलती है तो उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। जैसे तेज रोशनी में आंखें बंद होना और गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटाना, ये नियंत्रण एवं समन्वय के कारण होता है। यदि नियंत्रण एवं समन्वय हमारे शरीर के अंदर नहीं होगा तो हम ये क्रियाएँ नहीं कर पाएंगे। अब उद्दीपन और अनुक्रिया की परिभाषा समझे। उद्दीपन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रति हमारी जो शरीर की जो क्रियाएँ होती है, जैसे आँखें बंद हो जाना या गर्म वस्तु वहाँ से हाथ को हटा देना, ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। और ये क्यों? यदि नियंत्रण और समन्वय नहीं हो तो इस सुगमता से ये प्रणाली सुचालित नहीं हो सकती। इसके बाद में हम देखेंगे तंत्रिका की, एक बार फिर से चित्र को देखेंगे। तंत्रिका क्या करती है? आवेगों को यानी सिग्नल को हमारे शरीर में त्वरित गति से पहुंचाती है। जबकि हार्मोन क्या करते हैं? यानी कि गति तो इनकी धीमी होती, गति इनकी क्या होती है? धीमी गति से कार्य करते हैं और इनके प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं। और ये तीव्र गति से कार्य करते हैं और इनके प्रभाव अल्पकालिक होते हैं। अब इसके बाद में सजीवों में नियंत्रण की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि ऐसी क्रियाएं करने के लिए हमें नियंत्रण की और समन्वय की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि हमें अपनी आँखों को बंद करना हो तो उसमें भी नियंत्रण और समन्वय की प्रणाली सुगमता से होगी तो हम अपनी आँखों को आराम से बंद कर सकते हैं। किसी गर्म वस्तु को छूने पर वहाँ से हाथ को उठाना, ये सब क्रियाएं करने के लिए नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। ऐसी बहुत सारी शरीर में क्रियाएँ होती हैं। अब जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है? एक हाई स्पीड नेटवर्क। जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू तथा पेशी ऊतक, मसल टिश्यू द्वारा होता है। तो जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य होता है वो दो ऊतकों द्वारा होता है। एक तो तंत्रिका ऊतक द्वारा और पेशी ऊतक द्वारा, है ना। अब तंत्रिका ऊतक यानी तंत्रिका कोशिका आपने समझ चुके। इन कोशिकाओं से मिलकर एक तंत्रिका ऊतक बनता है। और पेशी ऊतक, अब पर्यावरण में सूचनाएं ग्राही द्वारा प्राप्त की जाती है। जो सूचनाएं जो हम प्राप्त करते हैं ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे कान, नाक और जीभ। उदाहरण रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, इसको प्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। ठीक है, चित्र आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में हम इसकी संरचना और इसके कार्य के बारे में समझेंगे। तो ये क्या होती है? संरचनात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, यानी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका ऊतक बनाते हैं, है ना। और तंत्रिका जो ऊतक है वो क्या क्या काम करते हैं? हमारे ज्ञानेंद्रियों के अंदर होते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, मस्तिष्क और मसल्स के अंदर पेशी ऊतक होते हैं। लेकिन आँख, कान और मस्तिष्क के अंदर तंत्रिका तंत्र के ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब तंत्रिका कोशिका की जो परिभाषा देखेंगे तो मैंने बताया था सिग्नलों को ग्रहण करने के लिए दुर्मिकाएँ होती है।
और द्रुमिकाएं सिग्नलों को लेकर केंद्र की ओर भेजती है। केंद्र तंत्रिकाक्ष के द्वारा उनको अंतिम सिरे तक संदेशों को पहुंचाता है। तो यहाँ पर द्रुमिका क्या करती है, सूचनाएं उपार्जित करती है, सूचनाओं को लेती है। और कोशिका काय क्या करती है, यानी कि सेल बॉडी प्राप्त सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है। और तंत्रिकाक्ष ये आवेग को कोशिका काय से दूर ले जाता है। तो देखो तंत्रिकाक्ष क्या करता है, इन सूचनाओं को दूर ले जाता है, अंतिम कोशिका में ले जाने के लिए, सिरे तक ले जाने के लिए तंत्रिकाक्ष का प्रयोग करते हैं। कोशिका काय क्या होती है, तो प्राप्त सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है, इनको इकट्ठा मतलब ले जाने का कार्य। ठीक है, तंत्रिकाक्ष आगे बढ़ाता है। तंत्रिका का अंतिम सिरा यहाँ पर अगली जो तंत्रिका कोशिका होती है उसको पहुँचाने का कार्य करता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, है ना। और यह डायग्राम परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, इसे बनाने का अभ्यास करना चाहिए हमें। इस डायग्राम को आता है कि तंत्रिका न्यूरॉन का यानी तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए, तो नाम सहित आपको बनाना है ना। तो इसमें देखो केंद्रक पाया जाता है यहाँ पर, और द्रुमिका होती है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे सिनेप्स, सूचना का सेतु। अब सिनेप्स क्या चीज़ होती है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, है ना। सिनेप्स यानी दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में समान विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार सूचना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है। तो जो सिनेप्स होते हैं वो सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी जब एक जो तंत्रिका कोशिका होती है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है तो सिनेप्स के माध्यम से जुड़ती है, यानी कि सूचना का जो सेतु होता है उसके माध्यम से जुड़ती है ना। और विद्युत आवेगों को अगली कोशिका तक पहुंचाती है। तो विद्युत, रासायनिक और विद्युत, इन इसको ध्यान समझ सकते हैं। फिर से एक बार देखेंगे क्या चीज़ है, ये रासायनिक सिनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में समान विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। अब इसके बाद में प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन, मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना तीव्र अनुक्रिया, है ना। यानी कि मस्तिष्क को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके पहले ही तीव्र जो अनुक्रिया होती है इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उद्दीपन के प्रति प्रतिवर्ती क्रिया, इसको हम बाद में देखेंगे। हमने अभी देखा है जो न्यूरॉन्स है उसकी संरचना को हमने देखा है। नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय 6 में तंत्रिका नियंत्रण और रासायनिक समन्वय हार्मोन्स में अंतर समझा है। इनकी विशेषताएं तंत्रिका कोशिका नियंत्रण और हार्मोन नियंत्रण दोनों में हमने अंतरों को आराम समझा है। फिर सजीवों में नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है ये हमने समझा है। इसके बाद में जंतु कोशिका तंत्र का नेटवर्क कैसा होता है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचनात्मक इकाई होती है, उसको न्यूरॉन्स की हमने यहाँ पर कार्य प्रणाली और उसकी संरचना को हमने समझा है। सिनेप्स क्या होता है इसको हमने समझा है। ठीक है, इसके बाद में प्रतिवर्ती क्रिया को हम समझेंगे।